जब भाई देखिए सीपीसी में आपका जो सीपीसी में पढ़ाया जा रहा था आपको ये मैंने एक बार प्री के लिए हमें पूरी धारा पढ़ा रखी थी। आपका पिछले लेक्चर में जो प्री में आ सकता है एक बार पूरी धारा हमने पढ़ा रखी है। अब आइए आपका चला जाए 94 से। 94 से आपका क्वेश्चन बनता है और मेंस में भी बनता है, प्री में भी बनता है। आपका जो क्वेश्चन बने हैं, एक तो रिसीवर या प्रापक से क्वेश्चन बना है और प्रापक से आपका एक बार यूपीजे में 2 क्वेश्चन बना था। इसके बाद आपका जो मेंस में बनता है 3-4 क्वेश्चन इधर बनते हैं भाई। बिहार में भी बना है, पहले मॉडल बना लिया जाए तब आपका शुरू किया जाए। पहला मॉडल ये बनता है कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें कि निर्णय के पहले ही प्रतिवादी को गिरफ्तार किया जा सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, निर्णय से पहले ही प्रतिवादी की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रापक को परिभाषित करते हुए प्रापक की शक्तियां बताइए या कर्तव्य बताइए। फिर चौथा क्वेश्चन भी बनता है कि इंजंक्शन या आदेश जारी करने के सिद्धांतों का वर्णन करिए। ये बिहार जे में पूछा गया सिद्धांत, तो भाई 3 सिद्धांत बताया जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें इंजंक्शन या व्यादेश जारी किया जा सकता है। और अंतिम क्वेश्चन, अंतर्वर्ती आदेश या इंट्रालोकोटरी आर्डर क्या होते हैं ये बताइए। यानी कि 4-5 क्वेश्चन आपका इधर मेंस में भी बनता है और आपका प्री के लिए भी तैयार करना है। तो प्री के लिए आइए देखा जाए, आपका शुरुआत किया जाए भाई। अब एकदम शुरुआती दौर से एक एक पॉइंटों को चला जाए। इसमें देखिए आपका आपका सीपीसी का जो पार्ट 6 है यानी कि भाग 6, ये आपका सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग या आपका अनुपूरक कार्यवाहियों के बारे में बताता है। अब पहला नियम ये जानना है कि अनुपूरक कार्यवाहियाँ होती क्या है। तो अनुपूरक कार्यवाहियाँ वे कार्यवाहियाँ हैं जहां न्यायालय को कुछ शक्ति दी जाती हैं और ये शक्ति इसलिए दी जाती है कि न्याय की हत्या को न्यायालय रोक सके या न्याय को विफल होने से रोक दे या आपका न्याय का गला घोंटने से रोक दे। यानी कि कुल मिलाकर न्यायालय जस्टिस कर सके, न्याय कर सके, न्याय विफल न हो, इसके लिए न्यायालय को कुछ पावर दिया जाता है, उस कानूनन शक्तियां दी जाती है और उन्हीं शक्तियों को अनुपूरक शक्तियां कहते हैं। यहाँ तक बैठ जाए, उधर बैठ जाइए, बैठे कम ही लोग आएंगे, एग्जाम है ना। आपका एमपी का एग्जाम है परसों, तो कम ही लोग इधर आएंगे, इसीलिए एपीयू का बैच भी आपका नहीं लग पाया। क्योंकि भाई आपका एग्जाम कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है आयोग का। तो अब 9 तारीख से बैच लगाया जाएगा। देखिए आपका, तो ऐसी दशा में अब कौन कौन सी शक्तियां न्यायालय को प्रदान की गई है, तो इसके लिए 94 और आपका धारा 94 देखना है और इसी के साथ तमाम आर्डर जुड़े हैं। तो पहला देखा जाए आपका 94 का क्लाज ए यानी कि धारा 94 का आपका क्लाज ए देखना है और इसी के साथ या सपठित पढ़ना है आदेश 38 का रूल 124। तो पहला क्वेश्चन उठाया जाए। पहला क्वेश्चन हम ये उठाते हैं कि उन परिस्थितियों का वर्णन करिए जिसमें कि न्यायालय
निर्णय से पहले प्रतिवादी को गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेज सकता है। यानी कि फिर एक बार देखिए, उन परिस्थितियों का वर्णन करिए जिसमें न्यायालय प्रतिवादी को आपका निर्णय के पहले ही गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेज सकता है। ये प्रश्न रहा, इसी का उत्तर हम दे रहे हैं। देखिए उत्तर, सामान्यतः पहले जनरल रूल देखना है। सामान्यतः प्रतिवादी को डिक्री या आदेश के निष्पादन में ही गिरफ्तार किया जाता है। तो उदाहरण एक बना लिया जाए। उदाहरण ये बनाना है कि ए और बी में मुकदमा चला, ए जीता, बी हार गया और ए के फेवर में या तो डिक्री यानी कि आज्ञप्ति पारित की गई है या आदेश दिया गया है, और बी उस डिक्री या आदेश को नहीं मानता है, तब बी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। तो ऐसी दशा में धारा आपने 55 पढ़ा था कि निर्णित ऋणी को किसी भी दिन और किसी भी समय गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। फिर आपने धारा 56 पढ़ा था कि अगर धन की डिक्री है तो स्त्री के विरुद्ध है तो स्त्री को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा। फिर आपने 57 पढ़ा था कि जीवन निर्वाह भत्ता आपका जीतने वाला यानी कि डिक्री होल्डर ही देगा। और फिर आपको 58 की गिरफ्तार किया जाता है तो अगर 3 नियम हम बताए थे कि अगर 2000 या उससे कम की रकम है तो गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा। 2000 से अधिक रकम है किंतु 5000 तक है तो 6 सप्ताह तक सिविल कारागार भेजा जा सकता है। और 5000 से ऊपर की रकम है तो अधिकतम कितना महीना बता गया था? 3 माह। यानी कि कुल मिलाकर आपका एक लाइन में जवाब ये रहा कि जनरल रूल या मामूली तौर पे या सामान्य नियम ये है कि निर्णित ऋणी को यानी कि हारने वाले को या विपक्षी को गिरफ्तार करके तभी सिविल कारागार भेजा जाता है जब वह निर्णय आ जाता है। निर्णय के बाद डिक्री या आदेश पारित होता है और वह निर्णित ऋणी डिक्री या आदेश का पालन नहीं करता। ये जनरल रूल है, लेकिन ये विधि का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए धारा 94 के क्लाज ए में यह प्रावधान किया गया है कि न्याय विफल न हो, न्याय की हत्या न हो। न्याय के उद्देश्य को विफल होने से रोकने के लिए न्यायालय आपका प्रतिवादी को निर्णय के पूर्व ही गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेज सकता है। तो ये जो मैं पढ़ाऊंगा निर्णय के बाद नहीं, बल्कि कब अप्लाई होगा? निर्णय के पहले। इसके बारे में सारवान प्रावधान सेक्शन 94 के क्लाज ए में है, जबकि प्रोसीजर या प्रक्रिया याद रखिए आदेश आपका 38 का यानी कि 38 का रूल 1 से कहाँ तक बताया गया था? 4 तक। अब शुरू कर देना है। सबसे पहले आपका कह सकते हैं कि 94 ए 2 लाइन पढ़ना है और तब तुरंत आपका आदेश 38 शुरू कर देना है। देखिए आपका 94 निकाल लीजिए भाई, आपका एक क्रम से चला जाए। 94 धारा निकाल लीजिए। देखिए क्या कहा गया 94 में, न्यायालय न्याय के उद्देश्यों या का विफल किया जाना निवारित करने के लिए उस दशा में जिसमें ऐसा करना विहित हो। तो मैं बार बार यही तो बता रहा हूँ कि ये जो 94 के जितने प्रावधान हैं
ये इसलिए दिए गए हैं कि जस्टिस हो, जस्टिस फेल्योर न हो, जस्टिस यानी कि न्याय विफल न हो पाए। इसी के लिए न्यायालय को 94 में कुछ क्या दिया गया है, पावर। अब पहला पावर क्या है, देखिए पहला पावर, प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए और न्यायालय के सामने उसको इस बात का हेतुक, हेतुक ना है तो लिख लीजिएगा कारण, हेतुक दर्शित करने के लिए, लाए जाने के लिए कि उसे उपसंजात होने के लिए प्रतिभूत क्यों नहीं देनी चाहिए, वारंट निकाल सकेगा। और यदि वह प्रतिभूत या सिक्योरिटी के लिए दिए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसे सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, पहला ये आया कि न्यायालय अगर उचित समझता है तो जो प्रतिवादी हैं तो एक आपका मुकदमा बना लिया जाए। मान लीजिए ए प्लेंटिफ था, वादी था, और बी प्रतिवादी था, तो ऐसी दशा में ए ने वाद दायर किया तो ए के मुकदमा दायर करने के बाद कभी भी, लेकिन निर्णय के पहले सतर्क रहिए, ये कब वाला अप्लाई होगा, निर्णय के बाद अलग नियम है, ये निर्णय के पूर्व न्यायालय बी को उपसंजात होने, उपसंजात होने मतलब एपियर होने, एपियर होने मतलब उपस्थित होने या हाजिर होने, तो न्यायालय हाजिर होने के लिए आपका गारंटी या श्योरिटी या प्रतिभूति मांग सकता है। किससे मांग सकता है, प्रतिवादी से। और प्रतिवादी अगर गारंटी या प्रतिभूति या श्योरिटी कहिए देने में असफल रहता है हाजिरी के लिए, तो ऐसी दशा में न्यायालय प्रतिवादी को सिविल कारागार सुपुर्द कर सकता है। यानी कि बिना निर्णय आए ही पहले ही प्रतिवादी को कहाँ भेजा जा सकता है, सिविल कारागार। बहुत बड़ा नियम है कि अभी फैसला आया नहीं उसके पहले ही कहाँ भेज दिया जाए, जेल। इसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है आपका वह 38 में दिया गया है, तो तुरंत अब 38 निकाल लीजिए। आदेश 38 का नियम 1 देखा जाए, 38 निकालना है तुरंत भाई। और देखिए आपका 38 में क्या बताया गया है, एक एक करके देखा जाए। निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी के बारे में प्रक्रिया का उल्लेख आदेश 38 के यानी कि आदेश 38 के नियम 1 से 4 तक में दिया गया है। हेडिंग ही लिखा गया है कि निर्णय से पहले गिरफ्तारी और कुर्की। तो आइए देखा जाए, निर्णय से पहले पहले गिरफ्तारी देखा जाए। अब आपका आदेश 38 का रूल 1 देखना है। देखिए आदेश 38 का नियम 1, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए, पहला ही नियम महत्वपूर्ण है। आदेश 38 का नियम 1 देखिए भाई आपका क्या कहा गया है। उपसंजात, उपसंजात न्यायालयों को लिख लीजिए, उपस्थित होना, एपियर। उपसंजात के लिए प्रतिभूति, प्रतिभूति ना है तो लिख लीजिए श्योरिटी या गारंटी, सामान्य भाषा में कहा जाता है। देने की मांग प्रतिवादी से कब की जा सकेगी, तो देखिए जहां धारा 16 के खंड क के से खंड घ तक में निर्दिष्ट प्रकृति के वाद से भिन्न वाद के किसी भी प्रकरण में न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है। यानी कि आपका आदेश 38 का नियम 1 की जो शुरुआत की गई है वह आपका एक्सेप्शन से की गई है।
यानी कि अपवाद से की गई है। तो प्री का भी क्वेश्चन है कि कब न्यायालय प्रतिवादी को निर्णय के पहले गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज सकता। तो अगर विवाद सेक्शन 16 के क्लाज ए से लेकर डी तक में आ जाए, यानी कि अगर धारा 16 के क्लाज ए से लेकर डी तक में जिन विवादों का उल्लेख किया गया है, तो भाई कौन कौन से विवाद हैं धारा 16 के ए से डी में, तुरंत धारा 16 निकालना है। और तुरंत चूंकि उल्लेख किया गया है, तो जो ये ए से डी तक प्रावधान किए गए हैं, तुरंत सेक्शन भाई 60 निकालिए और फिर एक बार कंसेप्ट बना लीजिए, तब आपका 16 पढ़ाया जाए। देखिए आपका इस नियम की शुरुआत जो है वह एक्सेप्शन से ही होती है। पहला नियम, अपवाद ये है कि अगर मामला ऐसा हो जो सेक्शन 16 के क्लाज ए से लेकर डी तक में आ जाता है, तो प्रतिवादी को उपसंजात होने के लिए प्रतिवादी से गारंटी या श्योरिटी नहीं मांगी जाएगी और गिरफ्तार करके निर्णय के पहले उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। सिवाय इसके सिवाय मतलब इसको छोड़कर, यानी कि क्या कर दीजिए बाहर। तो आखिर कौन कौन से ऐसे विवाद हैं जहां की प्रतिवादी को निर्णय के पहले गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जा सकता? तो धारा 16 में पहला विवाद है अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति या रिकवरी या प्रत्याधूरण। प्रत्याधूरण का मतलब ये हुआ रिकवर करना, कब्जा वापस पाना। अर्थात अगर बी ने ए के जमीन पर या मकान पर कब्जा कर लिया है, ए बी के खिलाफ मुकदमा करता है, तो क्या न्यायालय बी को आपका निर्णय से पहले सिविल कारागार भेज सकता है कि नहीं? नहीं भेज सकता। दूसरा देखिए आपका अचल संपत्ति के पार्टीशन के लिए सूट। तो अगर अचल संपत्ति के विभाजन के लिए वाद है, तो इस वाद में भी प्रतिवादी को निर्णय के पहले गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा। तीसरा विवाद है अचल संपत्ति के बंधक या भार या मोचन या विक्रय या पूर्वबंध के लिए वाद में। तो भाई भूमिका टीपीए में बांधी गई थी बंधक की, तो आपका बंधक के लिए जो प्रावधान है और भार के लिए वह टीपीए से गवर्न होगा। और 58 से लेकर कहां तक बताया गया था? 104 मार्गेज और चार्ज। और बंधक के लिए एक आर्डर भी स्पेशल बना है, बताया गया था 34। यानी कि सीपीसी का कौन सा आदेश मैं बताया था? 34। यानी कि बंधक का मामला है तो वहां भी निर्णय प्रतिवादी को निर्णय से पहले गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जा सकता। अगला और लास्ट है आपका डी, अचल संपत्ति के किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए, यानी कि अचल संपत्ति से संबंधित विवाद हैं, उसके किसी इंटरेस्ट या किसी राइट का अवधारण करना है, तब भी प्रतिवादी को निर्णय के पहले गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जा सकता। तो फिर एक बार याद रखिए, इस नियम की शुरुआत ही एक्सेप्शन से होती है। 4 ऐसी कंडीशन हमने बताया जहां कि ये नियम अप्लाई नहीं होगा। अब फिर आइए बैक हो जाइए आदेश 38 में भाई, आदेश 38 में फिर बैक हो जाना है। आइए फिर आदेश 38 को देखा जाए। देखिए आपका आदेश 38 क्या कहता है, फिर एक बार हम शुरुआत करते हैं तो कोरिलेट करके बताया गया क्योंकि बीच में वह सेक्शन आ गया था।
देखिए जहां सेक्शन 16 के क्लाज ए से क्लाज डी तक में निर्दिष्ट नेचर के वाद से भिन्नवाद, यानी कि ये छोड़ दीजिएगा, भिन्नवाद मतलब क्या, इसके सिवाय भिन्नवाद के किसी भी प्रक्रम में, किसी भी प्रक्रम मतलब किसी भी स्टेज में, यानी कि मुकदमा दायर करते समय भी, मुकदमा दायर हो जाने के बाद सुनवाई के समय, लेकिन हर हाल में निर्णय से क्या पूर्व, यानी कि निर्णय के बाद अगर होता है तो अलग नियम जाएगा। देखिए आपका अगला शब्द देखिए, किसी भी प्रकरण में न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है, यानी कि न्यायालय में या तो एफिडेविट लगाया गया है तब न्यायालय को विश्वास हो गया, या अन्यथा का मतलब अदरवाइज, अदरवाइज मतलब न्यायालय को किसी अन्य प्रकार से ये विश्वास हो गया। तो भाई क्या विश्वास हो गया, तो आपका ए देखिए, पहला खंड देखिए, यही आपको मेंस के लिए भी तैयार करना है मुख्य रूप से। ये देखिए भाई, प्रतिवादी वाद को विलंबित करने के, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफेंडेंट हैं या जो प्रतिवादी हैं वह आपका करता क्या है, प्लेंटिफ को, यानी कि वादी को डिले करने के आशय से, यानी कि वादी को डिले करने का मतलब ये हुआ कि वादी जल्दी न्याय न पाए, और वादी अगर मुकदमा करता है तो मुकदमे में क्या हो, डिले हो। यानी कि पहला ये हो गया कि वादी को विलंबित किया जाए, प्लेंटिफ को डिले किया जाए, यानी कि वादी क्या हो जाए, विलंब, यानी कि इसका मतलब कि मुकदमे में फैसला आने में बहुत क्या हो, देर हो। देखिए अगला, या न्यायालय के किसी आदेश का से बचने के, इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय अगर कोई आदेश देता है तो उसे क्या कर लिया जाए, बचा जाए। तीसरा देखिए, या ऐसी किसी डिक्री के जो उसके विरुद्ध पारित की जाए निष्पादन को बाधित या विलंबित करने के आशय से, यानी कि भविष्य में ये संभावना है कि प्रतिवादी के विरुद्ध कोई क्या पारित की जाएगी, डिक्री या आदेश, और उस डिक्री में बाधा डाल दी जाए लागू कराने में, या उस डिक्री के निष्पादन में क्या हो जाए, विलंब, यानी कि बहुत क्या हो जाए, देर। यानी कि फिर एक बार समझिए तो, यदि न्यायालय को ये बिलीव हो जाता है, या तो न्यायालय में वादी ने एफिडेविट दिया है या अन्य प्रकार से क्या बिलीव हो जाए, ये रट डालिएगा कि वादी माने जो प्रतिवादी है वह वादी को क्या करना चाहता है, विलंबित, यानी कि मुकदमे में फैसला क्या हो, देर से हो। दूसरा, जो प्रतिवादी है वह न्यायालय की किसी आदेशा से बचने के आशय से, यानी कि प्रतिवादी, भाई न्यायालय कोई आदेश देगा तो प्रतिवादी उस आदेश से बच जाए, इसके लिए। तीसरा, हो सकता है कि भविष्य में प्रतिवादी के खिलाफ डिक्री या आदेश पारित हो और प्रतिवादी पहले ही क्या कर चुका है कि भाई डिक्री में बाधा पड़े, यानी कि डिक्री आपका व्यवधान पड़ जाए, डिक्री को लागू कराने में, या डिक्री को लागू कराने में क्या हो, देर हो जाए। तो प्रतिवादी क्या कर रहा है, तो एक उदाहरण भी बनाए रखा जाए। ए वादी है और बी कौन है, प्रतिवादी। तो हम इसी पर चल रहे हैं। प्रतिवादी वादी को विलंबित करने, न्यायालय के आदेशिका से बचने, या कोई इसके खिलाफ कोई आदेश या डिक्री पारित होगा उसमें क्या डालने के लिए, बाधा, या क्या हो जाए, विलंब। यही अब आगे देखिए,
आखिर क्या क्या कर रहा है, इस आशय से प्रतिवादी क्या क्या कर रहा है। तो तीन बातें लिखी गई हैं। देखिए, पहला, न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से फरार हो गया है या उन्हें छोड़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिवादी फर्स्ट क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, कि मान लीजिए प्रयागराज में मुकदमा वादी ने दायर किया। वादी तुरंत मांग करेगा कि हजूर प्रतिवादी, प्रयागराज से क्या हो गया है, फरार हो गया है या आपकी अधिकारिता को क्या किया है, यानी कि छोड़ गया है। तो फरार होना और अधिकारिता को त्याग छोड़ देना दोनों अलग अलग बातें हैं। फरार होना मतलब भाग गया है, और छोड़ दिया मतलब कि सारा सामान उमान लेकर क्या है, अब आएगा नहीं, सब सामान उमान लेकर कहाँ हो गया है घर। और इसके कारण क्या होगा, तो भाई आप समन जारी करेंगे तो मुकदमे में क्या होगा, विलंब। आप कोई आदेश भी देंगे, समन या इत्यादि जारी करेंगे तो रिसीव ही नहीं होगा। आपके आदेश का में क्या पड़ जाएगा, बच जाएगा। या भविष्य में आप बी के खिलाफ डिक्री देंगे तो वह तो फरार हो गया है, संपत्ति लेकर भाग गया है, तो ये डिक्री के लागू कराने में क्या होगी, बाधा या विलंब होगा, क्योंकि संपत्ति रहेगी नहीं। तो कहाँ से संपत्ति आप कुर्क करेंगे और बेचवा कर हमारा पैसा देंगे। तो पहला ये हुआ कि प्रतिवादी क्या हो गया है लोकल जुडिक्शन से न्यायालय के, या तो फरार हो गया है या उसको क्या कर चुका है, छोड़ छोड़ गया है। दूसरा देखिए, न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से फरार होने ही वाला है या उन्हें छोड़ने ही वाला है। यानी कि दूसरा, अभी फरार हुआ नहीं, अभी प्रयागराज छोड़ा नहीं, लेकिन पूरी संभावना है कि ये प्रयागराज से क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा या प्रयागराज को क्या करेगा। तो एक ही तो अंतर आया। पहले खंड में क्या हुआ कि न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता को क्या कर दिया है, फरार हो गया या छोड़ दिया है। और दूसरे में फरार होने या छोड़ने की क्या है, संभावना। तीसरा देखिए, अपनी संपत्ति को या उसके किसी भी भाग को बेनित कर चुका है या न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटा चुका है। तो थर्ड पॉइंट इसमें ये आया कि हजूर प्रयागराज में जो इसकी संपत्ति है उसका कुछ भाग ये बेनित कर चुका है। बेनित मतलब डिस्पोज ऑफ कर चुका है। डिस्पोज ऑफ का मतलब कि या तो नष्ट कर दिया है या जला दिया है या किसी दूसरे को दान में दे दिया, विक्रय कर दिया, पट्टा कर दिया, बंधक कर दिया और इसलिए बेचा है, या आपका इसलिए बेचा है ताकि उसके खिलाफ जो डिक्री उस वादी का मुकदमा विलंबित हो या न्यायालय आदेश दे तो क्या हो जाए, वो बचे। या न्यायालय भविष्य में उसके खिलाफ डिक्री पारित करेगा और संपत्ति पहले ही बेच कर क्या हो गया है, फरार, तो डिक्री के निष्पादन में क्या पड़ेगी, बाधा या क्या होगा, विलंब। यानी कि इसका मतलब है कि या तो बेनित करने वाला है, यानी कि कुछ भाग बेनित कर चुका है, यानी कि बेच चुका है, नष्ट चुका है, दान दे दिया इत्यादि, या स्थानीय अधिकारिता से हटा चुका है, यानी कि प्रयागराज से अपनी संपत्ति को वह क्या कर चुका है, हटा चुका है। अतः ऐसे प्रतिवादी को आप शो का जो नोटिस जारी करिए, एपीआर कराइए, गारंटी लीजिए, और नहीं गारंटी देता है तो कहाँ भेजिए इसे, सिविल कारागार। क्योंकि भविष्य में आप हमारे पक्ष में भी डिक्री पारित करेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है,
क्योंकि ये बेच बाच कर क्या हो जाएगा, फरार। यही मेन उद्देश्य है कि न्याय विफल न हो। अगला देखिए, देखिए भाई खंड, प्रतिवादी ऐसी परिस्थितियों के अधीन भारत छोड़ने वाला है जिसमें उचित अब अधिसंभाव्यता है कि वादी किसी ऐसी डिक्री के जो वाद में प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की जाए निष्पादन में उसके द्वारा बाधित या विलंबित होगा या हो सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हजूर ये जो प्रतिवादी हैं, यानी कि जो डिफेंडेंट हैं, ये भारत छोड़ने वाला है, यानी कि भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांध के कहाँ पहुंच जाएगा, विदेश में। अब पहुंचे ही जा रहे हैं भाई, ठीक है, पूरा सामान नहीं ले गए लेकिन ज्यादा सामान तो लेकर भाग ही जा रहे हैं उसका आपका। तो ऐसी दशा में हजूर ये भारत छोड़ने वाला है, और अगर भविष्य में हमारे पक्ष में आप डिक्री भी पारित करते हैं तो उस डिक्री के निष्पादन में व्यवधान होगा या हो सकेगा, क्योंकि ये संपत्ति लेकर कहाँ चला जाएगा, विदेश। तो हम जीत भी जाएंगे भारत में तो झुनझुना बजाएंगे, क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ रहेगा नहीं भारत में, तो मिलेगा क्या। अतः इन्हें आप बुलाइए, गिरफ्तारी का वारंट इनके खिलाफ जारी करिए, पुलिस जाकर गिरफ्तार करके लाए कोर्ट में। इन्हें इनसे गारंटी मांगी है कि ये न्यायालय में क्या होंगे, एपीयर, और गारंटी नहीं देते तो इन्हें कहाँ भेजा जाए निर्णय से पहले ही, सिविल कारागार। तो आइए फिर एक बार आधार जान लीजिए, आधार रटना है आपका। खंड ए में कौन कौन आधार था। खंड ए में आधार है, पहला आधार कि न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से या तो फरार हो गया है या उसे छोड़ दिया है। दूसरा आधार क्या है कि या तो फरार होने वाला है या छोड़ने वाला है। तीसरा मैंने खंड में क्या था कि अपनी संपत्ति का कुछ भाग डिस्पोज ऑफ कर चुका है या न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से क्या किया है, हटा चुका है। और खंड बी में हमने बताया कि प्रतिवादी भारत को क्या करने वाला है, छोड़ने वाला है, और ऐसी कंडीशन में छोड़ने वाला है कि भविष्य में अगर हम जीतते हैं, हमारे पक्ष में डिक्री पारित की जाती है, उस डिक्री के निष्पादन में बाधा पड़ेगी, वह डिक्री निष्पादित नहीं हो पाएगी, व्यवधान पड़ेगा। अतः आप इन्हें पहले ही गिरफ्तार कराइए और कहाँ भेजवाइए, जेल, अगर एपीआर के लिए गारंटी नहीं देते। यही मुख्य रूप से आधार है, इसको आपको हर हाल में याद रखना है। उसके बाद तो सामान्य बातें पढ़ी जाती हैं। देखिए आप अगला, वहां न्यायालय माने इस कंडीशन में न्यायालय, वहां न्यायालय प्रतिवादी की गिरफ्तारी के लिए और न्यायालय के समक्ष उसे इसलिए लाए जाने के लिए कि वह यह कारण दर्शित करे कि वह अपनी उपस्थिति के लिए प्रतिभूत क्यों न दे, वारंट निकाल सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी दशा में अगर ये कंडीशन विद्यमान हो तो न्यायालय प्रतिवादी को हाजिर होने और उपस्थित होने की गारंटी देने के लिए गिरफ्तारी का क्या निकाल सकेगा, वारंट। गिरफ्तारी का वारंट केवल क्रिमिनल में ही नहीं निकलता, आपका सिविल में भी निकलता है, सिविल न्यायालय भी निकालते हैं। और पहला आपका मिल गया था, धारा 32 भी मिली थी, 32, और यहाँ भी मिल रहा है कि आपका आदेश 38 का कौन सा नियम, 1। परंतु देखिए, परंतु यदि प्रतिवादी कोई ऐसी रकम जो वादी के दावे को तुष्ट करने के लिए पर्याप्त होने के तौर पर वारंट में विनिर्दिष्ट है, उसी अधिकारी को
जिसे वारंट का निष्पादन न्यस्त किया गया है दे देता है तो वह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वह रकम न्यायालय में जमा कर दी जाएगी। तब तक जमा रहेगी जब तक कि न्यायालय अगला आदेश न दे दे। अब एक उदाहरण बनाइए, इस पर प्रोजो पर एक उदाहरण बनाया जाए। देखिए, ए ने बी से मांग की कि हजूर भी हमारा 1 लाख रुपया उधार लिया है और बी आपका आपकी अधिकारिता से फरार हो गया, छोड़ दिया, या आपका संपत्ति बयान कर रहा है, बयान कर दिया, या भारत को क्या करने वाला है, छोड़ने। और ऐसी दशा में अगर आप हमारे पक्ष में भविष्य में डिक्री पारित करते हैं तो उस डिक्री का निष्पादन में बाधा पड़ेगी, विलंब होगा, क्योंकि बी के पास संपत्ति ही नहीं रहेगी। बी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया, पुलिस गिरफ्तार करने गई, तब तक बी 1 लाख रुपया कम से कम क्या किया, दे दिया। और और पुलिस वाले 1 लाख रुपया न्यायालय में जमा कर दिए। यानी कि जितना रकम ए ने बी के खिलाफ मांगी थी उतनी रकम न्यायालय में कौन जमा करा दिया, बी। तो अब आप लोग बताइए, अगर बी के खिलाफ डिक्री भी पारित की जाती है तो भाई कितने रकम की जाएगी, 1 लाख। और 1 लाख रुपया तो वह न्यायालय में पहले ही गारंट क्या कर चुका है, जमा। तो क्या उसे गिरफ्तार अब किया जाएगा कि नहीं, नहीं, क्योंकि उतना ही तो पैसा उससे वसूला जाता। हाँ, ये है कि ये रकम कहाँ जमा की जाएगी, कोर्ट में, और कोर्ट के आदेश का इंतजार, जैसा कोर्ट आगे आदेश दे। यानी कि कुल मिलाकर ये निकला एक लाइन में कि जितनी जितनी रकम की डिक्री प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की जा सकती है अगर और वादी के पक्ष में की जा सकती है, अगर प्रतिवादी उतनी रकम आपका माने अधिकारी को दे दे जो गिरफ्तार करने गया है, तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा और वह रकम कहाँ जमा की जाएगी, न्यायालय में। और न्यायालय के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा, न्यायालय के आदेश के अधीन होगी। अब अगला ये आपका आदेश 38 का नियम 2 देखा जाए, प्रतिभूति या सिक्योरिटी। देखिए, जहां प्रतिवादी ऐसा कारण दर्शित करने में असफल रहता है वहां न्यायालय या तो उसे अपने विरुद्ध दावे के उत्तर के लिए पर्याप्त धन या अन्य संपत्ति न्यायालय में जमा करने के लिए, या उस समय तक जब तक वाद लंबित रहता है और जब तक ऐसी किसी डिक्री की जो उस वाद में उसके विरुद्ध पारित की जाए तुष्ट नहीं की जाती, बुलाए जाने पर किसी भी समय अपनी उपस्थिति के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दे सकेगा और उस राशि की बाबत जो प्रतिवादी ने अंतिम पूर्ववर्ती नियम के परंतु के अधीन जमा कर दी है ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा ठीक समझे। इसका मतलब कुल ये हुआ कि न्यायालय अब ये करेगा कि भाई आप कुछ धन जमा करिए जो अगर हम डिक्री भी देंगे तो पर्याप्त होगा, या अपनी संपत्ति न्यायालय का अधीन रखिए, बेचिए उचिए न, न्यायालय की अभिरक्षा में रखिए, ताकि भविष्य में अगर हम आपके खिलाफ डिक्री पारित करते हैं तो वह डिक्री क्या हो जाए, तुष्ट माने पालन हो जाए। तो इसके लिए आपका न्यायालय कह सकते हैं क्या कर सकता है, इनसे जमा करवा सकता है। तो आपका प्रतिभूति या सिक्योरिटी मांग सकता है, किस रूप में मांगेगा, या तो प्रतिवादी कोर्ट में क्या जमा करे, धन, या क्या रखे, अपनी संपत्ति। भाई कितना धन जमा करे, कितनी संपत्ति,
जिससे कि अगर वादी के पक्ष में डिक्री पारित होती है तो उसका निष्पादन हो सके अच्छे से। यानी कि जितनी मांग है, जैसे कि मान लीजिए इस उदाहरण में 1 लाख ये मांगा है, तो बी से कहा जा सकता है कि भाई 1 लाख रुपया क्या करिए, जमा, गारंटी के तौर पे, ताकि आप भग भी गए और ये जीत गया बाद में, तो ए को उसका 1 लाख रुपया क्या हो सके, मिल। देखिए नियम है, लेकिन सिविल न्यायालय इसका यूज नहीं करते जल्दी। मैंने बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में ही आप देखेंगे कि सिविल न्यायालय इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन पावर है, लेकिन इस पावर का क्या नहीं करते, प्रयोग। अगला देखिए, अब आपका कह सकते हैं कि अगला देखिए आपका आदेश 38 का नियम 3, उन्मोचित किए जाने के लिए प्रतिभू के आवेदन पर प्रक्रिया। यानी कि प्रतिभू की भी मांग की जा सकती है। अब प्रतिभू की पूरा नहीं पढ़ा जाता, धीरे आपका शॉर्टकट में इसको पढ़ा जाता है। देखिए ए से ये कहा जा सकता है कि तुम श्योरिटी दो, प्रतिभू दो, गारंटर दो, यानी कि तुम जमानतदार दो, शुद्ध रूप से प्रतिभू। अब ए से कहा जा सकता है कि तुम सी और डी दो प्रतिभू लाओ, जो तुम्हारी गारंटी लेंगे कि जब जब न्यायालय बुलाएगा तुम क्या होगे, हाजिर होगे, और देश छोड़कर नहीं भगोगे, और इस एरिया से नहीं भगोगे, अपना संपत्ति नहीं बेचोगे, तो क्या न्यायालय आपका कह सकते हैं कि प्रतिभू की मांग कर सकते हैं कि नहीं, गारंटर की मांग ऐसे प्रतिवादी से कर सकते हैं कि नहीं, माने बी से, तो आपका कर सकते हैं। प्रतिवादी इसमें कौन था, बी। तो अब गारंटर ये जिम्मेदारी लेंगे कि हजूर बी को हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि बी को हम अपनी जिम्मेदारी पर कोर्ट में क्या कराएंगे, हाजिर। यही जमानत का उद्देश्य भी होता है सीआरपीसी में भी, और यहाँ गारंटर का भी होता है कि हजूर जब जब आप बी को बुलाएंगे हम गारंटी लेते हैं, और गारंटी के तौर पे सी कहता है कि मैं 20,000 रकम कोर्ट में जमा करता हूँ, और डी भी कितना कर दिया, 20,000। अब क्या, अब आइए, अगर भी फरार हो गया तो इनका 20,000 रुपया क्या होगा, जब्त होगा, जब्त होगा, क्योंकि ये लोग क्या लिए हैं, गारंटी। दूसरा नियम, अब सी और डी चाहते हैं कि इस गारंटी से मुक्त हो जाए, तो सी और डी दोनों आपका कोई भी न्यायालय में एप्लीकेशन दे और कहे कि अब हजूर हम गारंटर इनके नहीं रहेंगे, तो फिर आपका बी को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा कि तुम नया गारंटर दो, और बी नया गारंटर नहीं देता तो आपका कहाँ भेजा जाएगा, सिविल कारागार। जो ये नियम है बता रहा हूँ, ये नियम आपका बता दिया जाए, ये शुद्ध रूप से याद रखिएगा, यही नियम आपका सीआरपीसी में भी चलता है। यानी कि जो शुद्ध रूप से ये नियम चलता है, आपका यही नियम आपका सीआरपीसी में भी चलता है। तो एक कोरिलेशन सीआरपीसी में बताया जाए आपका जमानत का या गारंटर का, अच्छे से देखिए भाई, सीआरपीसी में भी सेम नियम रहेगा। पहला देखिए, मान लीजिए ए एक अभियुक्त है, अब न्यायालय ए को जमानत दे, माने ए जमानत की मांग किया है, तो न्यायालय ए से कहेगा कि तुम प्रतिभू दो, यानी कि जमानतदार दो, गारंटर दो, जो तुम्हारी गारंटी ले कि जब जब न्यायालय तुम्हें बुलाएगा तुम क्या करोगे, हाजिर होगे। भाई तुम गारंटी तो दो ही, मैंने ऐसे तो गारंटी मांगा ही जाएगा, लेकिन आपका प्रतिभू या सियोरिटी ए से मांगा जाएगा, यानी कि जमानतदार। तो ए ने अपनी ओर से बी
को जमानतदार बनाया और किसको बनाया? सी को। बी और सी एक की गारंटी लिए हैं कि हजूर आप ए को जमानत दे दीजिए, आप जब जब बुलाएंगे मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इसे न्यायालय में पेश कराऊंगा, और अगर मैं विफल रहा इस गारंटी के तौर पे हम लोग 20-20 हजार रुपया न्यायालय में क्या कर रहे हैं? जमा। अगर मैं इसमें असफल रहा तो ये 20-20 हजार रुपया क्या हो जाएगा? बना रहेगा कि जब्त होगा? जब्त। अब आइए प्रतिभूति का उन्मोचन, ये तो जमानतदार हो गए। अब बी चाह रहा है और सी चाह रहा है, बी और सी चाह रहा है कि हम अब जमानतदार के दायित्व से मुक्त हो जाएं। तो उसका उपाय है भाई, देखिए क्या है। बी या सी कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे कि हजूर अब हम इनके जमानतदार नहीं रहेंगे। तो न्यायालय अब ए को कोर्ट में बुलाएगा, और ये जब कोर्ट में आ जाएगा तो बी और सी कोई भी मांग किया हो इन्हें डिस्चार्ज कर देगा, इनकी रकम लौटा दी गई, डिस्चार्ज किया गया। ए से क्या मांगा जाएगा? नया जमानतदार। और अगर ये नया जमानतदार नहीं देता तो भेजा जाएगा जेल। इसी को कहा जाता है कि किसी पुराने मामले में हैबिचुअल अपराधी ने, आदतन अपराधी ने जमानत तुड़वा ली, और जमानत तुड़वा कर कहाँ पहुंच गया? जेल। भाई अगर भाई जमानत तोड़वा ली, इसको आसान भाषा में कहते हैं जमानत तोड़वा ली गई, यानी कि जमानतदारों को कह दिया गया कि तुम एप्लीकेशन दो, और समन या वारंट ए के खिलाफ जारी हुआ, डेट पड़ी थी, ए उस दिन आया, और जमानतदारों को न्यायालय ने क्या कर दिया? डिस्चार्ज। और ए से कैसा जमानत मादार मांगा? नया। और ये नया जमानतदार नहीं दे पाया तो कहाँ भेजा जाएगा? जेल। इसी को कहा जाता है जमानत क्या किया पुराने मामले में तोड़वा लिया और कहाँ पहुंच गया। जैसे कि भाई गोली से न मार दिया जाए, आपका इत्यादि न किया जाए, तो वर्तमान समय में ज्यादातर कहाँ जा रहे हैं? जमानत तुड़वा के जेल पहुंच जा रहे हैं कि कहीं बबवा ठोकवा न दे और ऊपर न पहुंचवा दे। तो भाई पुलिस है, इसका नुकसान भी हो रहा है। आपका जो रूल ऑफ लॉ है, जो विधि का शासन है, वो ध्वस्त होता जा रहा है, इसमें शक नहीं है। तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ की पुलिस जा रही है दबी देने और अत्याचार भी कर रही हैं। अभी आपका कई घटनाएं हाल में ही हुई जहाँ बवाल मचा है, मिर्जापुर से लेकर तमाम जगह। तो आपका इसमें नुकसान भी हो रहा है, और आपका नौकरशाही को बल भी मिल रहा है, और लोगों के अधिकार को कुचला भी जा रहा है। आगे देखिए भाई, आपका आदेश 38 का नियम 4 देखा जाए। आदेश 38 का नियम 4 भी याद रखना है। वह समय बताता है कि निर्णय के पहले अगर गिरफ्तार किया जाता है तो अधिकतम कितने दिन तक उसे सिविल कारागार में भेजा जा सकता है, वही समय याद रखना है। पहले डिक्री के निष्पादन में एक बार बताइए, तब इसको कोरिलेट किया जाए। पहले आपका 58 से जोड़ा जाए भाई, उदाहरण बना लीजिए। इसके बाद आपका नियम 4 पढ़िएगा, बताया भी गया है। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, ए जीता, बी हारा, बी डिक्री का पालन नहीं कर रहा धन होते हुए भी, तो बी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जा सकता है? जेल। फिर एक बार बताइए, अगर 2000 की रकम है या 2000 से कम की रकम है तो कितने दिन जेल भेजा जाएगा? बी को जेल भेजा ही नहीं जाएगा। अब ये नहीं कि 6 माह, 3 माह, 2 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कराएंगे? इनमें से कोई नहीं। अगर रकम 2000 से अधिक है किंतु 5000 तक है, तब कितने दिन? 6 सप्ताह।
और अगर रकम 5,000 से अधिक हो, चाहे 1 अरब हो, 1 करोड़, 1 लाख, तब कितना माह बताया गया? 3 माह। यानी कि डिक्री के निष्पादन में अधिकतम सिविल कारागार निर्णीत ऋणी को कितने दिन के लिए भेजा जा सकता है? 3 माह हर हाल में। लेकिन अगर निर्णय से पहले गिरफ्तार किया जाता है तो ज्यादा समय यानी कि डिक्री के निष्पादन में कम, और निर्णय से पहले गिरफ्तार किया जाता है तो अब नियम 4 पढ़ना है। यानी कि किसका नियम 4? 38 का देखिए, जहां प्रतिवादी प्रतिभूत देने में असफल रहता है या नया प्रतिभूत देने में असफल रहता है, तो दोनों दशाएं पहले देखिए। शो काज नोटिस जारी हुआ, वारंट जारी हुआ था प्रतिवादी के खिलाफ, गिरफ्तार करके आया और प्रतिवादी से कहा गया कि तुम अपनी हाजिरी के लिए गारंटी दो, प्रतिभूति दो, श्योरिटी दो, और प्रतिवादी ने गारंटी नहीं दिया या गारंटी दिया था, प्रतिभू भी मांगे गए थे, प्रतिभू अब क्या हो गए? भाग गए, उन्मोचित हो गए, तो क्या मांगा जाएगा? नया प्रतिभू। और नया प्रतिभू प्रतिवादी देने में क्या हो गया है? असफल। तो ऐसी दशा में अब क्या किया जाएगा? तो न्यायालय गिरफ्तार करवा कर कहाँ भेजेगा? सिविल कारागार भेजेगा। और आपका, लेकिन कितने समय तक भेजेगा? तो आपका 6 माह। यानी कि पहला नियम है 6 माह, अधिकतम कितने समय तक के लिए? लेकिन भाई एक लेकिन भी लगाना है। यदि वाद की विषय वस्तु की रकम या मूल्य 50 रुपये से अधिक नहीं है तो 6 सप्ताह। यानी कि अगर 50 रुपये से अधिक नहीं है, यानी कि अगर रकम 50 रुपया या 50 रुपये से क्या हो, कम है, तब कितने सप्ताह? हाँ, क्या? 1 सेकेंड है। एक सेकेंड भाई। हाँ, 6 सप्ताह सही है भाई, वो नकारात्मक लिखा है, फिर एक बार देखिए। हर हाल में अधिकतम 6 महीना, ये याद रखना है। निर्णय के पहले गिरफ्तारी में ये चल रहा है। और अगर जो मुकदमा किया गया है उसका मूल्य या जो रकम है वह या 50 रुपया है या 50 रुपया से कम है, तो 6 सप्ताह से अधिक उसे सिविल कारागार नहीं भेजा जाएगा। इसको सीधे भाषा में भी लिख सकता था कि अधिकतम कितना दिन भेजा जा सकता है? 6 सप्ताह। अब थोड़ा तुलना करिए, देखिए वो सही है वैसे हमारे हिसाब से तो। भाई जो शब्द हैं वो वही नकारात्मक भाषा में है। फिर अब तुलना यहाँ करना है आपको कि अगर डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया जाता है तो समय कम है, अधिकतम कितने माह है? 3 माह। लेकिन हाजिरी के लिए गारंटी मांगी गई और गारंटी नहीं दिया या गारंटर मांगा गया, गारंटर भाग गए छोड़कर, नया गारंटर मांगा गया, नहीं दिया, तो भाई गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेजा जाएगा। यहाँ समय क्या है? ज्यादा। और डिक्री के निष्पादन में क्या है? कम। तो अधिकतम पूछा जाता है प्री में, रटे रहना है कितने महीना? 6 माह। और अगर रकम 50 रुपया मूल्य माने जो मुकदमे के मूल्य है 50 या 50 से कम है, तो अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 42 दिन। यानी कि 6 सप्ताह से अधिक नहीं होगी, माने 6 सप्ताह हो सकेगी। इस प्रकार आपका निर्णय से पहले गिरफ्तारी समाप्त हुई। अब अगला देखिए भाई आपका, अब निर्णय से पहले आपका कुर्की और विक्रय देखा जाए। फिर एक बार वहीं शुरुआत करनी है, देखिए भाई।
आपका अब भागोग ना बताया जाए, डायरेक्ट आगे बताया जाए, वही भूमिका बांधनी है कि न्याय के उद्देश्यों को क्या करने के लिए, विफल करने के लिए। तो डायरेक्ट आपका बेरेक पर आ जाए। 90 सेक्शन 94 का क्लाज बी उठाइए, यानी कि धारा 94 का क्लाज बी से शुरू करना है, खंड बी निकाल लीजिए एक बार भी, तब आगे बढ़ा जाए। देखिए प्रतिवादी, हाँ देखिए फिर एक बार, न्यायालय शुरुआती दौर से देखिए, न्यायालय न्याय के उद्देश्यों को विफल किया जाना रोकने के लिए, अब खंड भी आ जाना है, प्रतिवादी को अपनी संपत्ति पेश करने, यानी कि प्रतिवादी अपनी प्रॉपर्टी न्यायालय में क्या करे, पेश करे, पेश करने के लिए प्रतिभूति देने, यानी कि गारंटी देने का, और उस संपत्ति को न्यायालय के नियंत्रणाधीन यानी कि कंट्रोल में रखने का निर्देश दे सकेगा, या किसी संपत्ति की कुर्की आदिष्ट कर सकेगा। तो फिर आपका वही नियम चलना है। इस सामान्य नियम यह है कि निर्णित ऋणी की चल और अचल संपत्ति को डिक्री या आदेश के निष्पादन में ही कुर्क किया जा सकता है। तो आइए कुर्की दिखाइए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार नया यही उदाहरण देखे तब सेक्शन चला जाए। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, ए जीता और बी हारा था। तो जनरल रूल क्या है कि जब भी पैसा नहीं देता या न्यायालय के डिक्री या आदेश का पालन नहीं करता, तो डिक्री के निष्पादन में बी की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है और बेचा जा सकता है। इसके लिए सीपीसी में प्रावधान धारा 60 से लेकर कहाँ तक था, 67। धारा 60 भी काफी अच्छे से बताई गई थी कि कौन प्रॉपर्टी अटैच होगी, कौन नहीं होगी, दोनों दिया गया है। तो शुरुआती दौर में दिया गया है कौन अटैच होगी, और उसके बाद दिया गया है कि कौन कौन प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी। जो अटैच करना है आपका मेंटेनेंस का करना है, वही बार बार पूछा जाता है। तो बताइए अकाउंट अटैच होगा कि नहीं, क्या बताया गया था, लेखा बही, हिसाब किताब का रजिस्टर अटैच होगा कि नहीं, नहीं होगा। और बिछौना चादर चारपाई, बर्तन उर्तन, शिल्पी के औजार, खेती के औजार, तो ट्रैक्टर खेती के औजार में शामिल है कि नहीं, नहीं है। चलिए ठीक भाई, कुछ तो याद है। अगला देखें, तो आपका फिर आया कि सामान्य नियम यह है कि निर्णित ऋणी की चल या अचल संपत्ति डिक्री या आदेश के निष्पादन में ही कुर्क और विक्रय की जा सकेगी, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। न्यायालय न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए सेक्शन 94 के क्लाज बी में कोर्ट को ये पावर है कि वह प्रतिवादी से निर्णय के पहले ही, निर्णय के बाद नहीं, ये कब हो रहा है, हाँ निर्णय के पहले ही प्रतिवादी से अपनी संपत्ति पेश करने के लिए गारंटी देने और संपत्ति को न्यायालय के नियंत्रणाधीन रखने के लिए आदेश कर सकता है। और अगर प्रतिवादी ऐसा करने में असफल रहता है, तो निर्णय के पहले ही प्रतिवादी की संपत्ति को क्या कर सकता है, अटैच या जब्त या कुर्क। यानी कि ये जो कुर्की होगी जजमेंट के बाद नहीं, बल्कि कब होगी, जजमेंट के पहले। अब क्यों ऐसा नियम बनाया गया, इसके बारे में प्रक्रिया का उल्लेख
आर्डर 38 के नियम 5 से लेकर 13 तक में दिया गया है। यानी कि अब निकाल लीजिए फिर आर्डर 38 और रूल कहाँ से कहाँ तक काम करेगा, तो आर्डर 30 नहीं, आर्डर आपका 5 टू कहाँ तक दिया गया है, आपका 13। तो आदेश अब आइए निर्णय से पहले पूरा नहीं पढ़ना है नियम, 4-5 नियम पढ़ने हैं। देखिए, संपत्ति पेश करने के लिए गारंटी देने की अपेक्षा प्रतिवादी से कब की जाएगी, तो पहला खंड देखिए, जहां वाद के किसी भी प्रकरण में न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी ऐसी किसी डिक्री के जो उसके विरुद्ध भविष्य में पारित की जाए निष्पादन को बाधित या विलंबित करने के इरादे से। तो फिर एक उदाहरण बनाइए, ए ने बी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, ए ने, और ए शपथ पत्र लगाया है या न्यायालय को अन्य तरीके से विश्वास हो गया, या तो ए के शपथ पत्र पर या ए द्वारा कही गई अन्य बातों पर क्या विश्वास हो गया है कि भाई जो ये प्रतिवादी हैं, जो प्रतिवादी के खिलाफ भविष्य में जो डिक्री पारित की जाएगी, आपका प्रतिवादी क्या कर रहा है, तो उस डिक्री के निष्पादन को बाधित करने के लिए, यानी कि उसमें व्यवधान पड़ जाए, डिस्टरबेंस हो जाए और आपका डिक्री प्रवर्तित हो कि न हो, या विलंबित या निलंबित करने के आशय से, निलंबित मतलब सस्पेंड हो जाए, सस्पेंड हो जाए का मतलब कि आपका माने स्थगित हो जाए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बहुत विलंब हो जाए और स्थगित हो जाए, कुछ आधारों पर डिक्री को लागू ही न कराया जाए, तो या तो बाधित करने के लिए या क्या करने के लिए, निलंबित, यानी कि सस्पेंड हो जाए, देर हो जाए, इसका मतलब कि कुछ समय तक के लिए क्या हो, डिक्री रुक जाए, लागू ही ना हो। अब इसके लिए प्रतिवादी क्या क्या कर रहा है, देखिए, अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को व्यनित करने ही वाला है, अव्यनित करने ही वाला है, यानी कि जो बी के पास जो चल या अचल संपत्ति है, या तो पूरी चल या अचल संपत्ति या उसके किसी पार्ट को डिस्पोज आप करने ही वाला है, तो फिर डिस्पोज ऑफ का मतलब समझिए। डिस्पोज ऑफ या बयान करना एक व्यापक शब्द है, इसमें नष्ट करना भी आ जाता है या दान दे देना भी, यानी कि या कह सकते हैं विक्रय करना भी, बंधक करना भी, पट्टा करना भी, इसी को हम कहते हैं डिस्पोज ऑफ। फिर एक बार याद रखें, डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या हुआ कि उसको किसी तरीके से बयान कर देगा। तो बयान के क्या क्या तरीके हैं, किसी को बेचने वाला है, दान देने वाला है, और ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि भविष्य में जो डिक्री किसी खिलाफ पारित की जाएगी प्रतिवादी के, उसमें क्या पड़े, या वो सस्पेंड हो जाए, क्योंकि बी के पास जब संपत्ति रहेगी नहीं तो क्या कुर्क किया जाएगा, भाई रहेगी नहीं, क्योंकि पहले ये क्या करने वाला है, बेचने वाला है। या अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटा देने ही वाला है, यानी कि हजूर बी व्यवस्था कर चुका है, जो बी के पास प्रॉपर्टी है प्रयागराज से, वह कहाँ लेकर चला जाएगा, दूसरे शहर में, अभी चला जाएगा वाला है, ही वाला है, मतलब कि आप रोकिए तुरंत, नहीं तो तुरंत ये ले के क्या करेगा ट्रक रोक से, पूरी व्यवस्था हो गई है
एक दो दिन मिले होकर क्या होगा यहाँ से, उसके बाद आपको ताम झाम करना पड़ेगा। अतः दो कंडीशन याद रखें। कब न्यायालय प्रतिवादी की संपत्ति को निर्णय के पहले ही पूर्व करने का आदेश दे सकता है, तो दो कंडीशन याद रखना है। पहली कंडीशन हमने कौन बताया कि प्रतिवादी अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को बयानित करने वाला है, या अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी पार्ट को न्यायालय के लोकल जुरिडिक्शन से कहाँ हटाने वाला है, बाहर। अतः हजूर, आप उसको बुलाइए प्रतिवादी को, उसकी गारंटी उससे मांगिए, कहिए कि संपत्ति पेश करो हमारे यहाँ, ये संपत्ति न्यायालय के क्या रहेगी, कंट्रोल में। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी संपत्ति को क्या करिए, तुरंत अटैच करिए, क्योंकि बेचकर अगर भाग जाएगा तो आप डिक्री देते रहेंगे, वह डिक्री बाधित हो जाएगी, यानी कि उसके निष्पादन में क्या पड़ेगी, बाधा। क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा तो संपत्ति बेच दिया पहले। और दूसरा क्या हुआ, या निलंबित, यानी कि कुछ समय के लिए वह डिक्री का निष्पादन क्या होगा, आपका रुक जाएगा। अगला देखिए आपका, वहां न्यायालय प्रतिवादी को निर्देश दे सकेगा कि उस समय के भीतर जो न्यायालय द्वारा नियत किया जाए, या तो वह उक्त संपत्ति को या उसके मूल्य को या किसी ऐसे भाग को जो डिक्री को तुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो, आदेश किए जाने अपेक्षा की जाने पर पेश करने के लिए और न्यायालय के बयानाधीन रखने के लिए ऐसी राशि की जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रतिभूति दे या उपसंजात हो, और यह हेतु किया कारण दर्शित करे तो उसे प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये आया कि भाई न्यायालय कह सकता है कि भाई उतनी रकम जमा करो कोर्ट में जो तुम्हारे खिलाफ अगर डिक्री पारित होती है तो क्या हो सके, तुष्ट, या अपनी संपत्ति न्यायालय के कहाँ रखो, नियंत्रणाधीन रखो, या उपसंजात हो और कारण बताओ क्यों क्यों ना तुम्हारी संपत्ति रखी जाए कोर्ट में, भाई यही तो अगर वह पैसा रख देता है उतना कोई दिक्कत नहीं है, संपत्ति रख देता है कोई दिक्कत नहीं, न तो गारंटी दिया और न ही संपत्ति रखा और न ही कारण बताया, तब तो उसकी ऐसी संपत्ति को अब क्या करने का दे दिया जाएगा, कुर्क। भाई पहले कारण पूछा जाएगा, क्योंकि आरडी अल्टम का क्या है, नियम है कि दूसरे पक्षकार को भी क्या करो, सुनो। भाई जैसे कि आपका रूस और यूक्रेन में जंग चल रहा है, यूएनओ महासचिव गए तो केवल रूस की ही बात नहीं सुने, बल्कि यूक्रेन की भी क्या किए हैं, बात सुने, ये नहीं कि एक पक्ष सुनकर आ गए। तो रेस्ट ले लीजिए, संविधान चला जाए कल इसको कल तक भाई लेक्चर चलेगा, 2 दिन आगे लिखवाया जाएगा, पहले ही बता दिया जाए आपका कल तक लेक्चर चलेगा और आपका परसों और नरसों लिखवाया जाएगा, क्योंकि जितना पढ़ाया गया वो 2 दिन में लिखवाया जाए। प्रयास